Assalamu alaikum students. I hope you are well. Today we will start the third order reaction kinetics. Firstly, we will define the first third order reaction, then we see its example, and then we will discuss about its different cases. So what is the third order reaction? In a third order reaction, the sum of exponent of the concentration of reactant in the rate law is equal to 3. कि कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर देर कोफिशेंट है जो हम निकाल रहे होते हैं और जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, उसका सम क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए थर्ड ऑर्डर के लिए। तो वो हमारे पास थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन to give nitrogen and water which follow the third order kinetics is shown as below। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। हम जैसे एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो ये प्रोड्यूस करे हमारे पास नाइट्रोजन एंड वाटर। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन देखें तो यहाँ पे क्या है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है यूटिलाइज हो रहे हैं विद 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड से। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे तो 2 मोल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है, जो ऑर्डर निकालते हैं, वहाँ पे क्या है हमारे पास जस्ट 1 जो है पार आ रही है हाइड्रोजन की और 2 पार जो आ रही है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की आ रही है। तो इसको अगर हम सम करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है। तो इसके लिए जस्ट उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हम रेट लॉ लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए। तो रेट इज इक्वल टू के H2 रेज टू पावर 1 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रेज टू पावर 2। हमारे पास क्या है कि हमें रेट लॉ से रेट इक्वेशन से या रेट लॉ से हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन क्या है, हमारे पास थर्ड ऑर्डर है। The order of reaction cannot be determined from the balanced chemical equation। के हमें पता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता कि 2 मोल ये हैं 2 मोल ये हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होता, 2 मोल होता। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता कि 4 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लिखते। हम एक्सपेरिमेंटली जो डिटर्मिन वैल्यूज़ होती हैं वहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इट इज़ प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन होता है। therefore the order with respect to hydrogen is 1 but the order of reaction with respect to nitric oxide is 2। ठीक, और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 है। द यूनिट ऑफ के आर DM6 पर मोल स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगर किसी टाइम पे किसी भी वैल्यूज़ के साथ के की कोई भी वैल्यू है उसके साथ ये वाले यूनिट लगे हुए हैं तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को ये काइनेटिक्स थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रही है। तो हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के 4 केसेस हो सकते हैं, 4 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। हम उनको 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और स्टडी करेंगे कि ये 4 डिफरेंट केसेस हमारे पास कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जो है इनमें से जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास 3 डिफरेंट रिएक्टेंट हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम ये ले लेंगे कि उनकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है सबकी सेम हो। ठीक है, होना क्या, ये भी हो सकता है कि समटाइम 2 की सेम हो, तीसरे की डिफरेंट हो, समटाइम ये भी हो सकता है कि तीनों की डिफरेंट हो। ठीक है, समटाइम ये भी हो सकता है कि कोई एक ही मॉलिक्यूल ट्वाइस टाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर वन। तो ये डिफरेंट इसके केसेस हैं। हम सबसे पहले जो सिंपलेस्ट केस कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि ये जब इनिशियल कंसंट्रेशन है ऑल द रिएक्टेंट इज सेम, तो सबकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो सेम है, यानी ए मोल है, इसकी भी ए मोल है, इसकी भी ए मोल है। ठीक है, दी कंसिडर द रिएक्शन in which the A, B and C reactant are converting into product in an elementary reaction। कि एक reaction के अंदर A, B और C जो है वो product में convert हो रहे हैं। All the reactant have same initial concentration। इनकी जो initial concentration है वो हमारे पास क्या है, same है। ठीक है, और उसको हम A से represent करें small a से। After time t the concentration of each reactant becomes equal to A minus X
ठीक है, एज गिवन ब्लॉक। ये टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे पास क्या है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन गए हैं। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम्स जीरो पे थी वो ए, अब यहाँ पे क्या है किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हमारे पास कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना था कि हमने रेट इक्वेशन लिखनी है। इसके लिए रेट लॉ जो इक्वेशन है वो उसको लिखना है। रेट लॉ फॉर सच रिएक्शन कैन बी रिटन एज के रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration of 3 reactant raised to power 1 1 and 1। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब इनकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इनकी कंसंट्रेशन लिख सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे। ये क्या आएगी, ए माइनस एक्स, बी के लिए क्या आएगा ए माइनस एक्स और सी के लिए क्या आएगा ए माइनस एक्स। तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं कि डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स रेज टू पावर क्यूब। ठीक है, रेज टू पावर 3 ये आ जाएगी। ये इससे हमें पता चल गया कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है और ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इसलिए हम ये इसके इक्वेशन को क्या कहेंगे, दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इन विच, अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमने कौन सा केस ले रहे हैं, इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज सेम, कि जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, सेम है। तो पहला काम हमारे पास क्या था, रेट इक्वेशन लिखना था। ठीक है, जो हमने रेट इक्वेशन लिख ली, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई हमारे पास। सेकेंडली हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग दी अबव इक्वेशन बाय सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स जो है जिनमें चेंज आ रहा है, जिन क्वांटिटीज में, उनको सेपरेट करें और उसकी इंटीग्रेशन करना है हमारे पास। तो क्या होगा कि डी एक्स आ गया और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स क्यूब आ गया और ये टर्म जो है इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, के डी टी आ गया साथ में। अब इसकी जो इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन का सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाता है, ये सोल्यूशन आ गया। लेकिन ये कैसे आता है, अगर आपने इसको देखना है तो जस्ट मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। ये जो है हमारे पास ए माइनस एक्स डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो माइनस आ गया। डी एक्स के लिए डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे अगर माइनस है आप सिंपली कहते हैं कि यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए पावर रूल लगाएं, -3+1। ठीक है, इस टर्म के ऊपर जो भी टर्म होती है उसके ऊपर क्या होता है, -3+1, यानी n+1 करते हैं तो n यहाँ पे क्या होता है 3 है, ये माइनस में है तो इसलिए वो -3+1 होगा और नीचे क्या होता है n+1 लिखते हैं सिंपल, ये a माइनस एक्स वाली टर्म नहीं आती। तो ये पावर रूल है उसका इंटीग्रेशन का। तो आप लोगों को इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आप लोग मोस्टली स्टूडेंट मैथ्स के नहीं होते तो वो उसको जो है ना वो इनके लिए ईजी नहीं होता। लेकिन जस्ट आप ये कर लें कि ए माइनस एक्स है -3+1 और ये डिनोमिनेटर में भी -3+1 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया कि -2 आ गया, ये माइनस और ये जो इधर माइनस होता है उसके साथ कैंसिल आउट हो गया ये, और नीचे हमारे पास क्या रह गया, -3+1 का मतलब क्या, -2। ठीक है, तो -2 का मतलब क्या है कि ये माइनस में ऊपर टर्म है तो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगी तो +2 बन जाएगा। तो ये 1/a माइनस एक्स स्केयर आ गया और यहाँ पे ये जो -3+1 में से क्या रह गया था, 2। और दूसरी साइड में हमारे पास क्या इक्वेशन की इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा जो कि c है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप वही करना है जो हम पहले भी करते रहे हैं कि c की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब टाइम 0 है तो x 0 है। ठीक है, जब टाइम की हमारे पास इनिशियल स्टेट है, जब टाइम 0 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में x कहाँ पे है, ये वाली जगह पे a माइनस 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ a स्केयर आ जाएगा और ये 2 तो उसके साथ पहले ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उस साइड पे t की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, c इज इक्वल टू 1/2a स्केयर, ये वैल्यू है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 5.20 इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास कि 1/2 इंटू a माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू के टी प्लस 1/2a स्केयर। नेक्स्ट वही प्रोसेस करना है कि हम इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, या तो हम इसी तरह इसको ऐसे ग्राफ बना लें या इक्वेशन को रीअरेंज करके आगे चल जाएं। तो पहले अगर हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे ग्राफ बनेगा, ये जो 2 है इसको हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया।
अब ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई है कि 1/a माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, वाई एक्सिस है। टाइम के लिहाज से हम ग्राफ बनाएंगे और एक्स एक्सिस के साथ जितनी भी टर्म आती है यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, उसकी स्लोप, और ये हमारे पास 1/a स्क्वायर जो आ रहा है वो हमारे पास जो है इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे ये जो है 2 की वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से हमें पता चल गया कि 2 के जो है स्लोप की वैल्यू है, हम वहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करके भी ग्राफ बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास यही वाली जो इक्वेशन थी, हम इसको क्या कर सकते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज करेंगे तो ये प्लस साइन के साथ है, तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस साइन आ जाएगा इसके यहाँ पे। तो क्या बन गया कि 1/2 इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1/2a स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आप अगर ये देखें कि अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लें तो 1/2 क्या आ जाएगा, कॉमन निकल आएगा। ठीक है, रिमेनिंग क्या रह गया, a माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1/a स्क्वायर। तो अब हम अगर एलसीएम लें, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इस 2 को साइड पे रख दें और इस टर्म का हम एलसीएम ले रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म के अंदर क्या है, ए स्क्वायर नहीं है, तो फर्स्ट टर्म के अंदर हम ए स्क्वायर ऐड कर देंगे। और दूसरी टर्म देखें उसके अंदर क्या है कि ए माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो वो वैल्यू आएगी तो ये ऊपर आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म जो है हमारे पास, जब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे ये क्या आ जाता है, इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करके यहाँ पे लिखें तो जब ये न्यूमरेटर में है तो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, ये मैथ का जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला है, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर का आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, तो ये माइनस टर्म थी तो ये सारी टर्म जो है वो माइनस हो जाएंगी, यानी कि ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक, तो ये अब ए स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे टर्म, माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2ax। ये टर्म आ गई हमारे पास। अब इस टर्म के अंदर में ऐसे भी अगर आप देखें तो x जो है वो कॉमन है। ठीक है, x जो कॉमन है तो हमारे पास x कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम प्लस वाली टर्म को पहले लिख लें कि 2a और माइनस जो है x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया कि a स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 इसके साथ जो लिखा हुआ है वो कॉमन आया हुआ था। ठीक है, अगर हम इस 2a स्क्वायर को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इंटू 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर के टी। अगर हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो ये तीनों टर्म इसी साइड पे आ जाएंगी। अगर हमने हाफ लाइफ निकालनी है तो ये टाइम इधर रह जाएगा और ये दोनों और तीनों टर्म जो हैं वो इस साइड पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फाइनल टर्म आ जाती है, फाइनल इक्वेशन आ गई हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, जब हम सबसे सिंपलेस्ट वाला केस देख रहे थे। ठीक है, सिंपलेस्ट वाला केस कौन सा था कि हमारे पास जब तीनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है हमारे पास सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन के। यहाँ पे अब इंटरसेप्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इंटरसेप्ट नहीं है तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ बनेगा इनके दरमियान में वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मीन वो 0 से स्टार्ट होगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे प्लॉट बनाएं
वाई एक्सिस पे हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगी, मीन एक्स इंटू टू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर, और टाइम के साथ हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू ए स्क्वायर इंटू के, कि स्लोप की वैल्यू आ गई। अब इस स्लोप की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लोप कैसे आएगी, स्लोप इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू निकल आई, और इसी तरह हमारे पास के से हम क्या कर सकते हैं कि के यूनिट भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से भी देखें, अब स्लोप की कोई वैल्यू होगी, डिजिट में वैल्यू होगी, टू आएगा, और ए क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन का स्केल ले लें, और ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास, तो यहाँ से भी आप जो है सिंपली उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब होती है, उसका स्केल ले लें, ठीक है। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस में टर्म आ जाएगी, और सेकंड तो पर सेकंड तो उसके साथ आएगा। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लें, यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है, और ऊपर वाली इक्वेशन से भी आप जो है के यूनिट्स को निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, के इज इक्वल टू वन ओवर टू ए स्क्र टी मल्टीप्लाई बाई एक्स टू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है डिनोमिनेटर में, तो कंसंट्रेशन टर्म क्या थी, मोल पर डीएम क्यूब ट्वाइस, और टाइम के लिए सेकेंड आ गया। दूसरा ये ऊपर वाली टर्म भी हमारे पास क्या है, ये बल्कि x पहले हम देखेंगे, x जो है, x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो वो मोल पर डीएम क्यूब इसके लिए आ गया है। और दूसरी यानी यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो भी क्या होगी, कंसंट्रेशन टर्म है, तो मोल पर डीएम क्यूब और डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। अब ये स्केयर वाली वैल्यू और ये दो दफ़ा ये ऊपर वाली वैल्यूज जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, ये वैल्यू लगेगी। अब ये मोल पर डीएम क्यूब था लेकिन स्केयर में है और डिनोमिनेटर में है, तो ये सारी टर्म जो है वो इन्वर्स हो जाएगी कि पर मोल स्केयर है, ठीक है, और डीएम जो है वो 6 आ गया, और पर सेकंड के लिहाज से ये वैल्यू आ जाती है। तो ये तो थे हमारे पास यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंडेंट है, वो कैसे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको पहले से पता है कि हाफ लाइफ क्या होती है, कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी हाफ लाइफ के ऊपर, तो वो क्या होती है, हाफ ऑफ ए होती है, ठीक है, A/2 लिख लें या 0.5 ए लिख लें, और टाइम वहाँ पे क्या होता है, हाफ टाइम होता है, ठीक है। अब हम ये ऊपर वाली जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हाफ लाइफ के लिए वैल्यूज निकल आती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि टाइम के लिए की जगह पे हाफ टाइम आ गया, ये टर्म सेम आ गई, वन ओवर टू ए स्क्र के। एक्स की वैल्यू हमने क्या लगानी है, 0.5 ए, दूसरी साइड पे क्या है, 2a माइनस एक्स क्या है, 0.5 ए। इस साइड पे नीचे क्या आ गया, a माइनस एक्स स्क्र है, तो एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 ए है। अब क्या है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, पहले क्या है, 2 में से 0.5 निकालें तो क्या बन गया, 1.5, ठीक है। 1.5 ए को आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ 0.5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारे पास हम उसको लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास क्या है, ए माइनस ए माइनस 0.5 ए है और स्केयर में है ये, तो मीन 1 माइनस 0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप
क्या कर सकते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर इसकी वैल्यू पुट की। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, अगर तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और इन दी एंड हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा कि वो हम देख लेंगे कि वो जो है हमारे पास, अगर इसकी फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाती है, 1.5 ओवर ए के स्क्वायर। मीन ये 2 भी उसके साथ जब टोटल रिजल्ट में हमारे पास ये इसको सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 जब आएगा तो आंसर हमारे पास क्या है, 1/1.5 और डिवाइडेड बाय के ए स्क्वायर। अब ये 1.5 तो एक डिजिट है, ठीक, और के भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वल साइन की बजाय हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएं तो क्या होगा कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। कि जैसे जैसे हम इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे हाफ लाइफ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन स्क्वायर एक स्क्वायर के साथ ही इसका चेंज आ रहा है, ठीक है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट half life period of a third order reaction is inversely proportional to the square of the initial concentration of the reactants। के इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant के स्क्वायर से के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे कुछ आपको जो है न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं कि अगर आपको वैल्यूज दी जाए, के की वैल्यू दी गई है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर दी गई है, तो आपने हाफ लाइफ निकालनी है। तो ये बहुत इजी आपके लिए काम है कि आप इसकी, आपको अगर फार्मूला याद है तो आप उससे हाफ लाइफ जो है वो उसको निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जबकि हमारे पास कि तीनों के तीनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन सेम थी। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हुआ तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर आप लोगों में से किसी को कहीं किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो।